रोल नंबर 21। जी सर। रोल नंबर 22। जी सर। रोल नंबर 23। रोल नंबर 24। जी सर। रोल नंबर 25। रोल नंबर 26। जी सर। रोल नंबर 27। रोल नंबर 28। जी सर। रोल नंबर 29। रोल नंबर 30। अब कह रही है ड्रेस लेके आओ। कौन? वो मेरी बिटिया ही होगी। वेरी बोलो बेबे। ये सोनू के लिए, ये मन्नू के लिए। हेलो, ये ड्रेस किन्ने मंगवाई सी? तू को तो मैसेज करने लगी। ले, तेनू पता ही नहीं सी मेरी बहू पढ़ना लिखना सीख रही है। पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, बस फायदा ही फायदा है। अब पढ़िए कहीं भी कभी भी। साक्षर भारत अभियान। अधिक जानकारी के लिए अपने सरपंच से संपर्क कीजिए। दादी, आप जल्दी अपना चेकअप करा लो। अम्मी, आपने अपनी गोलियां ले ली? कमाल है, हमारी आबिदा अभी से डॉक्टरों जैसी बातें कर रही है। अब्बू, ये कमाल तो कोचिंग स्कीम का है। जो चाहे वो हम पाए, मंजिल को राह मिल जाए, हम बढ़े, देश बढ़े। फ्री कोचिंग के साथ साथ स्टाइपेंड से अल्पसंख्यकों को मिल रहे हैं आगे बढ़ने के अवसर। आइए इसका लाभ उठाएं। आप बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा। बंटी और बबली पैदा हुए एक साथ, चलना सीखा एक साथ, कहानी सुनते एक साथ, सोते जागते एक साथ, तैयार होते एक साथ, और दोनों स्कूल भी जाते हैं साथ साथ। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत लड़का लड़की एक समान, यानी सबको शिक्षा सबको ज्ञान। प्रायोजक 100 नींबुओं की शक्ति वाला नया विम बार। क्षमा जलती है, पिघलती है समाने के लिए। क्षमा जलती है, पिघलती है समाने के लिए। क्षमा जलती है, क्षमा जलती है। टक 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 टक। तो और मेरे कमरे में? कमरे में? मैं तो तुम्हारे सपने में भी, तुम्हारे दिल में भी। एक बात बता दूं मौत, मैं यहाँ पे पहली बार नहीं आया। मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ, और सिर्फ इतना है कि पहले मैं खिड़की से आता था, अब दरवाजे से आया। चले जाओ यहाँ से। नाराज बहुत होती है तुम दुर्गा, इतनी नाराजगी अच्छी नहीं होती। किताबों में लिखा है कि सुंदर औरतों को नाराज नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुस्सा करने से चेहरे पे रिंकल्स आ जाते हैं। हाँ, एक बात बोलूं, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो या ना, लेकिन मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। कितना अच्छा मौका था आज एक साथ बैठ के खाना खाना। तुम आई नहीं, नदारद। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, इस घर में कदम रखने का तुम्हारा क्या मकसद है? तुम इस घर में आए क्यों? कहते हैं दुर्गा देवी जी, इंसान और जानवर दोनों प्यार के भूखे होते हैं। ये बार बार वहीं जाते हैं जहां से इनको प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है, लगाव मिलता है। बस मैं यहाँ 2-4 रोज रहूंगा, दिल बहलाऊंगा और चला जाऊंगा। एक बात बोलूं दुर्गा, दिल बहलाने के सारे साधन मौजूद हैं यहाँ। नौकरानी भी बड़ी सुंदर है। खाना ना बनाना आता हो तो क्या फर्क पड़ता है? Shut up! Shut up! मैं तारीफ कर रहा हूँ यार, और तुम नाराज हो रही हो। डरती हो ना? जमाने से डरती हो ना? अरे इतनी काबिल औरत और जमाने से डरती हो? जमाने को यहाँ रखो जूते की नोक पे। मैं किसी से नहीं डरती।
अगर डरती हो तो अपने मान सम्मान से, अपने परिवार से, अपने बेटे से, क्योंकि ये सब ही मेरी जिंदगी है। और दुर्गा, मेरी जिंदगी का क्या? अपनी जिंदगी में थोड़ी सी जगह मेरे लिए भी रहने दो। तुम अकबर को कैसे जानते हो? उसी ने तुम्हें यहाँ भेजा है ना? क्यों तबाह करना चाहते हो तुम मुझे? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है दुर्गा। तुम तो जानती हो ना कि मैं फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर हो गया, और तुम्हारी मजबूरी थी कि तुम वहां से मुझे उठाकर यहां नहीं ला सकती थी, और यहां मैं आना चाहता था। ये तो अच्छा हुआ कि पल्लवी मेरे दोस्त की बेटी निकली जो मुझे यहां ले। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अकबर ने तुम्हें यहाँ भेजा है। तुम कहती हो ना झूठ बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं। मैं अकबर को नहीं जानता। तो याद है मैंने एक बार तुमसे क्या कहा था कि तुमने बहू बहुत सुंदर ढूंढी है। मैंने उसे पहचान लिया था, समझी? और मैं यहां आ गया उसके साथ। तुम्हें मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन तुम कब, कैसे, किसके सामने गिरोगे, इसका अंदाजा मैं कभी नहीं लगा सकती। अरे तुम जैसे लोग तो धरती पर बोझ हो, जो किसी की जिंदगी बर्बाद तो कर सकते हो, लेकिन किसी की जिंदगी आबाद नहीं कर सकते। चले जाओ यहाँ से, जस्ट गेट आउट। निकल जाओ यहाँ से, तुम निकल जाओ यहाँ से। बहुत गुस्सा था तुम, चला जाता। लेकिन एक बात याद रखना दुर्गा, मैं इस घर से तो जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारे दिल से कभी नहीं जाऊंगा। मेहमानों के तौर पर रहते रहते क्या तुम मेहमानों के तौर तरीके भी भूल गई हो शमा? हम कभी कुछ नहीं भूलते। क्यों? किसी के कमरे में ताक झांक करना क्या अच्छी बात है? क्या देख रही थी तुम कमरे में? हम तो बस बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद तुम्हें अपनी आंखों से देखा है, और मैंने देखा तो गनीमत है शमा। अगर तुम्हारे यही तौर तरीके रहे ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी जी जितनी इज्जत के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आई थी, उतनी बेइज्जती के साथ इस घर से विदा भी कर दे। समझी? हम आपकी बातों का मतलब अच्छी तरह से समझ रहे हैं। माना कि इस घर में आए हुए हमें कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन लगता है कि हम आपको भी अच्छी तरह से समझ गए हैं। हमें अफसोस होता है आपके बारे में सोचकर। आपके जो तौर तरीके हैं, क्या वो किसी बहू के तौर तरीके हो सकते हैं? शमा, अपनी औकात में रहकर बात करो। हमें अपनी औकात आपको दिखाने की कोई जरूरत नहीं। हम तो इस घर में बस अपना वक्त गुजारने आए हैं, लेकिन फिर भी हम इस घर की भलाई के बारे में सोचते हैं, इस घर के लोगों की खुशियों के बारे में सोचते हैं। अगर कभी वक्त मिले तो अपने गिरेबान में झांक कर देखिएगा, अपने दिल में झांक कर देखिएगा कि क्या आप अपने बहू होने का फर्ज निभा रही हैं। बहू होने का फर्ज ही तो निभा रही हूँ शमा मैं, तभी तो तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना कब का धक्के मारकर इस घर से बाहर कर दिया होता। क्या हुआ पल्लवी? क्षमा जलती है, पिघलती है। कुछ नहीं, तुम्हारे इन मेहमानों को तौर तरीके सिखा रही हूँ। तुम्हारे दिल के बहुत करीब है नहीं, तो सिखाओ इन्हें कि मेहमानों के तौर तरीके क्या होते हैं। सिखाओ। क्या हुआ शमा? नहीं, कुछ भी नहीं। अरे हाँ ऋषि, आज हम अल्तमस से मिलकर आ रहे हैं। अल्तमश? क्या कोई नई बात हुई? हाँ, हमें वो वजह मिल गई जिसकी बुनियाद पर हम अकबर चाचा जान से अपनी पूरी जायदाद वापस ले सकेंगे। सच? हाँ, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी।
हाँ पल्लवी बोलो। जी आपके लिए खास खबर है। खास खबर? जी, और खबर आपकी जायदाद को लेकर है। मेरी जायदाद? जी, मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग आपकी जायदाद के पीछे ही पड़े हैं। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन अकबर जी, कहीं ऐसा ना हो ये सिर्फ आपकी गलत फहमी बनकर रह जाए, क्योंकि जो चोट करने की फिराक में होते हैं वो मौका मिलते ही चोट कर भी देते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? जी मैंने ऐसा कुछ सुना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। क्या सुना तुमने? जी मैंने शमा को ये कहते सुना है कि उसके हाथ कोई ऐसी वजह लगी है जिसके आधार पर वो आपकी जायदाद पर दावा कर सके, उसे अपना बना सके। ये क्या कह रही हो तुम? अब उनके हाथ क्या लगा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको सतर्क रहना चाहिए। उनके हाथ में ऐसा क्या लगा है जिसके आधार पर वो मेरी जायदाद हासिल करने की पहल कर सकते हैं? पल्लवी, हो सके तो जानने की कोशिश करो कि उनके हाथ क्या लगा है। कौन सी वो चीज, क्या है वो? हाँ ठीक है, मैं पता करने की कोशिश करती हूँ। ओके, बाय बाय। शमा, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये बात किसी भी तरह अकबर तक ना पहुंचे, क्योंकि अगर ये बात उस तक पहुंच गई तो वो किसी भी हद तक उतर सकता है। ये बात है ही इतनी बड़ी कि छुपी नहीं रह सकती। आज अदालत में अल्तमश अपनी अर्जी पेश कर रहा है और इस बात की खबर अकबर को जरूर हो जाएगी। ये तो तय है कि जैसे ही अकबर को इस बात की जानकारी होगी कि दादाजी की लिखी हुई कोई वसीयत हमारे हाथ लगी है, तो उसकी सबसे पहली यही कोशिश होगी कि किसी भी कीमत पर वो उस वसीयत को हासिल करे। हाँ, अब उस वसीयत को संभाल कर रखनी होगी। आप फिक्र मत कीजिए दादाजान, वो वसीयत अल्तमश के पास है और वो इस बात को अच्छी तरह से समझता है। फिर भी शमा उसे समझा ताकि वो खबरदार रहे। तुम अकबर को कैसे जानते हो? उसी ने तुम्हें यहाँ भेजा है ना? क्यों तबाह करना चाहते हो तुम मुझे? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है दुर्गा। तुम तो जानती हो ना कि मैं फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर हो गया था, और तुम्हारी मजबूरी थी कि तुम वहां से मुझे उठाकर यहां नहीं ला सकती थी, और यहां मैं आना चाहता था। ये तो अच्छा हुआ कि पल्लवी मेरे दोस्त की बेटी निकली जो मुझे यहां ले। आप ठीक कह रहे हैं दादाजान। अब तो हमें भी लगने लगा है कि अकबर चाचा जान की नजर हर वक्त हम पर और इस घर पर है। शमा जलती है, पिघलती है जमाने के लिए। नया डाव इंटेंस रिपेयर थेरेपी, बालों की नजर हर वक्त हम पर और इस घर पर है। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो हमारे घर पर नजर रखेगा? रख सकता है, वो ही रख सकता है, क्योंकि उसे मालूम है कि दुर्गा देवी ने यहाँ हमें सिर्फ पनाह नहीं दी, बल्कि यहाँ सबका मकसद है अकबर के फरेब का पर्दाफाश करना। दादाजान, चाचा जान तो कोई ना कोई जाल बुनने में लगे ही होंगे, और अब हमें भी इस बात का इल्म होने लगा है कि कुछ बातें हैं जो हमसे अब तक छुपी हुई है, लेकिन वो भी जल्द ही हमारे सामने होगी। क्षमा, चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। तुम्हारी मंजिल बहुत करीब है, बहुत करीब। हारिश, आंटी तो अभी घर पर ही होगी ना? हम उनसे मिलकर आते हैं।
जी चाची जान, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हम इस बात की मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज। क्या हुआ शमा? आंटी, हमें ऐसा लगने लगा है कि आपके घर में जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार हम हैं। नहीं शमा, ऐसी कोई बात नहीं। आंटी, पल्लवी के जो चाचा जान आए हैं उनके तौर तरीके हमें अच्छे नहीं लगते। मुझे मालूम है, लेकिन क्या करें, मेरी बहू के चाचा जी है। अब हम चाहकर भी उन्हें इस घर से हटा नहीं सकते। लेकिन शमा, बताओ तो सही, बात क्या है? आंटी, दरअसल इस घर में कोई है जो इस घर में होने वाली हर बात की खबर अकबर चाचा जान तक पहुंचा रहा है। क्या कह रही हो तुम? हाँ आंटी, चाची जान का फोन आया था कि चाचा जान को इस बात की खबर पहुंच चुकी है कि हमने उनकी जायदाद वापस पाने की कोशिशें फिर से चालू कर दी। मैंने पहले भी आपको एक तोहफा भेजा था लिफाफे में, लेकिन आपने बताना जरूरी नहीं समझा कि आपको कैसा लगा। लेकिन मैंने एक तोहफा और भेजा, सोचा आपको बता दूं। लेकिन इस बार मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये मेरे अंकल हैं। मैं अक्सर जिनका जिक्र किया करती थी ना तुमसे, ये वही हैं, मेरे पापा के बचपन के दोस्त। आज ही अमेरिका से आए। मम्मी जी, हाँ? कहाँ खोई हैं आप? अंकल हैं। क्या सोच रही हैं आंटी? हाँ? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो शमा। मुझे भी लग रहा है कि अकबर अपनी साजिशों की जाल हमारे घर के इर्द गिर्द बुनने लगा है। इतना तो मैं जान गई हूं कि वो कौन शख्स है जो ये सारी खबरें अकबर तक पहुंचा रहा है, लेकिन इस वक्त मैं उसे रोक नहीं सकती। लेकिन क्यों आंटी? मेरी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, तुम नहीं समझोगी। तुम बस अपने मकसद पर नजर रखो, क्योंकि तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। ठीक है आंटी, हम चलते हैं। क्षमा जलती है, पिघलती है। रोजा पर 100 जान छिड़कते, बुझ जाने पर कोई परवाना पैदा नहीं होता। आहा, वाह। अरे शमा जी सुनिए, सुना है आप डॉक्टर हैं? जी ठीक सुना है आपने। तो फिर मेरा भी इलाज कर दीजिए, कि आजकल मेरी भी तबीयत कुछ ठीक टाइप से नहीं रहती। अगर आप जैसा डॉक्टर घर पे हो तो फिर भला कोई बीमार क्यों रहे? हम ना पागलों के डॉक्टर हैं और ना ही जानवरों के। क्षमा। क्या कहा तुमने? तुमने मेरे चाचा जी को पागल और जानवर कहा? तो क्या तुम्हें ये तमीज और तहजीब वाले नजर आते हैं? कह दो इन्हें कि ये शरीफों का घर है। ओह, अब ये हमें समझाएंगी कि हमें हमारे घर में कैसे रहना है। हाँ? अफसोस की बात तो यही है कि ये घर आपका है, लेकिन आपको इस घर के मान सम्मान और मान मर्यादा की कोई फिक्र नहीं। वरना अपने चाचा जी जैसे लोगों को लेकर यहां पर नहीं आती। ए शमा, तुम हमें समझाने की कोशिश करोगी कि इन जैसे चाचा जी से क्या मतलब है तुम्हारा? आप हमें इस घर में रहने के तौर तरीके समझाना चाहती थी ना, तो जरा इन्हें समझाइए कि शरीफों के घर में रहने के तौर तरीके क्या होते हैं। क्षमा। अपनी जुबान को लगाम दो। हम तो सिर्फ समझा रहे हैं, कल को ऐसा ना हो कि इस घर की नौकरानी भी इन्हें जवाब देने लगे।
समझ में नहीं आता क्या सोचकर तुम इन्हें बर्दाश्त कर रही हो। एक ऐसा आदमी जो अपने घर की नौकरानी के साथ भी बदतमीजी करता है। क्षमा, तुम हमें बदनाम टाइप सा करने की कोशिश कर रही हो, बता देता हूं। बदनाम नहीं, बेनकाब। क्योंकि कोई और समझे ना समझे, हम समझ चुके हैं कि आपकी हकीकत क्या है। हाँ तमश, क्या बात है? आपने हमें मिलने के लिए बुलाया? क्योंकि हम जब तक इस मामले में जीत हासिल नहीं कर लेते, हमें पूरी सावधानी बरतनी होगी शमा। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ मिलने के लिए बुलाया, क्योंकि वहाँ इतने लोगों के बीच बात करना ठीक नहीं। हाँ तमश, दादाजान की जायदाद को पाने के लिए बड़े अब्बू ने ना जाने कितने साल प्लानिंग में लगा था। लेकिन अब अगर उन्हें पता चले कि ये जायदाद उनके हाथों से मुट्ठी की रेत की तरफ फिसलती जा रही है, तो वो कुछ भी कर गुजरेंगे। आप ठीक कह रहे हैं अल्तमिश। ध्यान रखना शमा, दादाजान की वसीयत हमारे हाथ लग गई और इस वसीयत की बुनियाद पर हम अर्जी देने वाले हैं। इस बात की खबर बड़े अब्बू को नहीं लगनी चाहिए। लेकिन इस बात की खबर तो लग ही जाएगी कि आपने कोर्ट में अर्जी दी है। हाँ, वो अपने गुरूर में इसे मेरी बेवकूफी कहकर मेरा मजाक उड़ाएगी, और मैं भी यही चाहता हूँ कि आखिरी वक्त तक उन्हें यह पता ना चले कि हमारे दावे की बुनियाद क्या है। हम पूरी कोशिश करेंगे अल्तमश कि घर में इस वसीयत के बारे में किसी को कुछ भी पता न चले। वैसे हमने ऋषि और आंटी को इस बारे में बता दिया है। हाँ वो तो हमारे साथ है। बस इतना ध्यान रखना कि उनके अलावा ये बात किसी और को पता लगनी नहीं चाहिए। मैं कोर्ट जा रहा हूँ, आज मैं अर्जी दे दूंगा और उम्मीद है कि सुनवाई भी जल्दी हो जाएगी। हमें भी बता दीजिएगा कि हमें क्या करना है। उस सुनवाई तक तुम्हें दादाजान के बारे में वो सर्टिफिकेट तैयार करना होगा, जिससे ये बात साबित हो सके कि उस वक्त दादाजान की दिमागी हालत ठीक नहीं थी।